हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव गाइडर में। कम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा गया पुस्तक है। आज के हम लोग वीडियो में जो देखेंगे वह वीर गाथा काल को स्टार्ट करेंगे, जो संवत 1050 से 1375 के बीच चला था। यहाँ पे हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का उस संपूर्ण किताब का विश्लेषण देख रहे हैं, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने महत्वपूर्ण टिप्पणी, अपने महत्वपूर्ण जो भी बात है या जो भी समस्या है आप कमेंट सेक्शन में अवश्य करें, ताकि आपकी जो महत्वपूर्ण जो टिप्पणियाँ होंगी या महत्वपूर्ण आपके पास जो शब्द होंगे उनके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करके आपको रिप्लाई देंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वीर गाथा काल को, जो संवत 1050 से संवत 1375 चला है, तो इससे चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में यहाँ तक के पॉइंट्स को कवर किया था और यहाँ से कुछ पॉइंट्स को छोड़ दिया था। तो आइए सबसे पहले यहाँ के पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं, और इससे जो पिछले वाले पॉइंट्स था उसको पिछले वाले वीडियो में कर दिया गया। तो आप लोग पीछे वाले वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर अवश्य देखें। तो हम लोग यहाँ से देखें, जैनाचार्य मेरुतुंग, इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए। आप ध्यान रखेंगे ये किन्होंने किया, तो ये जैन मेरुतुंग ने किया, और ये 1361 में एक संस्कृत ग्रंथ लिखा प्रबंध चिंतामणि नामक का, जिसमें भोज प्रबंध के ढंग का बनाया गया। ध्यान रखेंगे, यह पूछ लिया जाता है प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा है, तो ये जैन आचार्य मेरुतुंग जी ने लिखा है, ध्यान रखना है। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी उद्धृत हैं। ध्यान रखना है कौन से पद उद्धृत हैं, अपभ्रंश के, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तेलंग देश पर चढ़ाई की, तब वहां के राजा तैलप ने उन्हें बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहां उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया, और इस प्रसंग के दोहे को देखिए। झाले टूटी की न हुए छरपुंज, हिंदई दोरी बंधियु जिम मकड़ तिम मुंज। तो यहाँ से कहा कि टूटी पड़ी हुई आग से क्यों न मारा, टूटी हुई आग से क्यों न मारा, छारपुंज क्यों न हो गया, जैसे डोरी में बंधा बंदर वैसे घूमता है मुंज। तो यहाँ से इसका अर्थ समझाया गया हिंदी में। आगे कहता है मुंज भनई मुना लवई, जुबन गयू न झुरी, जई शक्कर से खंड थिय तो इस मीठी चूरी। कहता है कि मुंज कहता है, हे मृणा लवती, गए हुए यौवन को न पछता, यदि शर्करा 100 खंड हो जाए तो भी यह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी। तो यह समझाते हैं मुंज किनको, मृणा लवती को। आगे बढ़िए तो कहता है, जामती पछचई संप जई सामती पहली होई, मुंज भनई मुना लवई, बिघन न बेढ़ई कोई। कहता है जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है, जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है, यदि पहले हो तो मुंज कहता है, हे मृणालवती, विघन किसी को न घेरे। तो ये सभी चीज यहाँ से आपको खुद से भी पढ़ने हैं, वीडियो पॉज कर करके, या आप लोगों ने किताब ले रखा होगा तो वहां से इसको अवश्य देखें। आगे बढ़ेंगे तो कहा कि फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश मिली भाषा में मिलते हैं। विद्याधर इसी नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था।
ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। ध्यान रखेंगे, ग्रंथ का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इनके जो कुछ पद हैं वो प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हो, भ भजी, यहाँ से भ भजिया बंगा भंगू, कलिंगा तेलंग रन मुती चले, मरहट्टा धिट्ठा गये कट्ठा, सोरठा भ पाव चले, पा चले। देख सकते हैं, चंपारण कंपा पब झंपा, उत्थी उत्थी जीव हरे, काशी काशी सर राना कियो, पाना बिजजाहर भनमति वरे। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उनका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी समझा जा सकता है। समसामयिकी कवि समझा जाएगा तो कब समझा जाएगा? 13वीं शताब्दी तक समझा जा सकता है। सारंगधर, इन्हीं आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। ध्यान रखेंगे, आयुर्वेद का ग्रंथ किनके प्रसिद्ध हैं? तो ये सारंगधर जी के हैं। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। ये क्या थे? ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया है। ध्यान रखना है, सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया है और अपना परिचय भी दिया है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध और वीर महाराज हमीरदेव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास, ये 3 पुत्र हुए थे। दामोदर के 3 पुत्र हुए थे, सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हमीरदेव संवत 1375 में अलाउद्दीन की चढ़ाई के बारे में मारे गए थे। ध्यान रखना है, हमीरदेव जो थे वो संवत 1375 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण मानना चाहिए। तो ये इनके सारंगधर जी के बारे में बताया गया है। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं। ध्यान रखना है, जो सारंगधर पद्धति है उसमें साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिनमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। उदाहरण के लिए श्री मलदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ यह श्लोक देख सकते हैं। नूनम बादलम छाई खे, पसरी निस्रान शब्द खर, शत्रुम पांडी लुटाली, तोड़ हनि सोम, एवं भंतयु थट्टम। देख सकते हैं आप लोग। झूठे गर्भ भरा मघाले, सहसा रे कंत मेरे कहे, कंठे पाग निवेश जाहा, सारणम श्रीमल देवम विभुवम। तो ये देख सकते हैं, कहता है इसका मतलब कि परंपरा से प्रसिद्ध है सारंगधर, परंपरा से प्रसिद्ध है कि सारंगधर ने हमीर रासो नामक एक वीरगाथा काव्य की भाषा में रचना किया था। ध्यान रखेंगे, हमीर रासो नामक एक वीरगाथा काव्य की रचना सारंगधर ने किया था। यह काव्य आजकल मिलता नहीं। उनके अनुसरण पर कुछ पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हमीर रासो नामक मिलता है। ध्यान रखना है। प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पदों के उदाहरण में मिले। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद असली हमीर रासों के ही हैं। अंत ऐसे कुछ पद नीचे दिए जाते हैं, देख सकते हैं। ढोला मारिया ढिल्म, मुछिया मेच शरीर, पुर जलजला मंतीवर, चाली और वीर हमीर। देख सकते हैं आप लोग। चली वीर हमीर पाभर, मेइनी कंपई, दिगमग नह अंधार धुली, सुरह रह अछाई। ये सभी चीज देख सकते हैं। दिल्ली में ढोल बजाया गया, मलेच्छरों के शरीर मूर्छित हुए, आगे मंत्रीवर जलजल को करके वीर हमीर चले, चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है, दिशाओं के मार्गों और आकाश में अंधेरा हो गया है, धूल सूरज के साथ को आच्छादित करती है, ओल में खुरासनी ले आए, विपक्षियों को दलमल कर दबाया, दिल्ली में ढोल बजाया। तो ये सभी चीज यहाँ से इनके अर्थ को दिया गया है, तो आप इनके अर्थ को देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से नीचे भी श्लोक दिया गया है, तो ये सभी श्लोक को आपको खुद से पढ़ना है ताकि आपका वीडियो शॉर्ट में और अच्छे तरीके से बन सके। चलिए आगे को देखते हैं। तो आगे इसमें कहा है कि अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त हो जाती है।
कहाँ समाप्त हो जाती है? यहीं पे हम्मीर रासो के ग्रंथ में ही। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति के संवत 1460 में वर्तमान ने बीच बीच में देश भाषा के कुछ भी पद रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद का सर जॉर्ज गिरियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लगा कि कृतिलता और कृतिपता का नाम की प्रशस्ति संबंधित 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी हुई है। ध्यान रखना है, कृतिलता और कृतिपता का विद्यापति जी के है, और पर उस समय इसमें से किसी को पता न चला। थोड़े दिन हुए महामहो उपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। वहां राजकीय पुस्तकालय में कृतिलता की एक प्रति मिली, जिसकी नकल उन्होंने ली। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कृति सिंह की वीरता, उदारता, गुण ग्राहकता आदि का वर्णन, बीच में कुछ देश भाषा के पद रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहो, चौपाई, छप्पय, छंद, गाथा आदि छंदों में किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। ध्यान रखना है, जो कृति सिंह लिखा गया है उसमें पूर्वी अपभ्रंश का उपयोग किया गया है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। नमूने के लिए एक उदाहरण लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। रज लुद असलान बुद्धि बिक्कम बले हारल, पास बैस विश्वासी राय गए नेसर मारल। मारंत राय रनरोल पड़ू मेनी हा सद हुआ, सुर राय नयर नायर रमनी बाम नयर पफूरिया धुआ। दूसरी विशेषता विद्यापति की अपभ्रंश की यह है कि प्राय देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए हैं और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का बहिष्कार नहीं है। ध्यान रखना है, ये सभी जो शब्द है उनको बहिष्कार नहीं किया गया है। तात्पर्य यह है कि वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है उसमें, जैसे इस प्रकार की टकसाली अपभ्रंश है। ध्यान रखना है, कौन से अपभ्रंश? टकसाली अपभ्रंश है। तो ये सभी चीज आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब दिए जा चुके हैं, उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी अनुसार नयर, नअर, बिज्जा, बन बनकर भी रखे जाते थे। जासू, तासू ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष के बीच विभक्तियां का समानाधिकरण अपभ्रंश काल के कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है। जैसे जुब्बन गयूं न झूरी गए, झूरी गए को यौवन को न झुर गए, यौवन को न पछता। पर जब ऐसे उदाहरणों के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभक्तियां का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब यह निश्चय हो जाता है कि उनका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा में अच्छी तरह से हो जाता है। जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिठ और मीठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं, तब उस काल में मीठी शब्द के प्रचलित होने का क्या संदेह हो सकता है। ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि ज्यों ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत शब्द रखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पद्यों और कृतिलता में इसका प्रमाण मिलता है। जैसे संदर्भ में देख सकते हैं, बुद्धि अष्टोरियोम, डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य, बुद्धि अष्टोरियोम, द सिस्टम ऑफ मिस्टिक कल्चर इंट्रोड used by Gorakhnath is not seem to have widely through the educated classes। ये सभी चीज आप इसके संदर्भ में देख सकते हो।
चलिए, तो आज हम लोगों का यहीं पे आदिकाल समाप्त होता है। अब जो हम लोग बात करेंगे वह वीरगाथा काल की बात करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं वीरगाथा काल, जो संवत 1050 से 1375 के समय में चला है। और इस वीरगाथा काल में आज जो हम लोग देखेंगे वह देश भाषा काव्य को देखेंगे, जो प्रकरण 3 है। तो आइए बात कर लेते हैं। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे बैसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। राजा भोज जस मुसरचंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहे में कहे जाते थे। ध्यान रखना है, ये जो नीति श्रृंगार है ये सभी दोहों में कहे जाते थे। और वीर रस के पद छपाई में, ध्यान रखना, जो वीर रस के पद है उसको किस चीज में, छपाई में कहे जाते थे। राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे। ध्यान रखना है, ये जो शौर्य पराक्रम और प्रताप का वर्णन किस चीज में, तो उक्तियों के रूप में किया करते थे। और अपनी वीरोल्लासभरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। इससे राज आश्रित कविताओं की रचनाओं के रक्षित करने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी। और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास ही छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर फार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रचित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह वीरगाथा काल कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे हमने यह चीज देखा कि वीरगाथा काल कैसे कहा गया, किस चीज के कारण कहा गया, आखिर वीरगाथा काल इसका नाम क्यों पड़ा। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा वीरगाथा काल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो शौर्य पराक्रम या प्रताप, ये सभी जो पॉइंट्स थे, एक वीर के ये जो कहे जाते थे, ये युक्तियों के साथ किया करते थे और साथ में वीर रस के साथ भी होते थे, जिनके कारण इस काल को वीरगाथा काल के नाम से जाना गया। देखिए, तो यहाँ पे कहा है कि भारत के इतिहास में यह वह समय था जबकि मुसलमानों ने हमारे उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। उत्तर पश्चिम जो हमले होते रहते थे, यह मुसलमान के समय में उत्तर पश्चिम की ओर से होते रहते थे। उसी समय का यह बात है। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन यानी मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अन्नलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा की शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है, उसका आविर्भाव उसी भूभाग से हुआ है। ध्यान रखना है, जो प्रारंभिक काल का इतिहास साहित्य है वह उसी भूभाग में हुआ है। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो, हर्षवर्धन उस छाप पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत की साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर गहवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे। वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ले ली जाती थी।
बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह है कि जिस समय हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। ध्यान रखना, हिंदी समय जिस समय अभ्युदय अभ्युदय हो रहा था उस समय लड़ाई भिड़ाई की बात थी, वीरता का गौरव का समय रहा था और साथ में जो पीछे सब बातें पीछे पड़ गई थी और इसी समय हिंदी साहित्य अभ्युदय हो गया था। आइए बात कर लेते हैं आगे के पॉइंट्स में कि महमूद गजनवी जिसका मृत्यु संवत 1087 के लौटने 1087 के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानी का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहां से लूटमार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपूताने पर चढ़ाइयाँ हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तारीखों में नहीं मिलता पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। ध्यान रखना है, ये जो फारसी तारीख है उसमें नहीं मिलता है, लेकिन यह जो मिलता है वह संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है कहीं कहीं। साभर जो आज का अजमेर है का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अर्नोराज जिन्हें आना के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां पर आना सागर है। अर्नोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वह मलिच्छ मुसलमानों का रक्त वहां जो था वह मलिच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्नोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो अन्ना सागर कहलाया। तो आप ये सभी चीज देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इतिहास को लेकर भी बात किया गया है। तो आप ये सभी पॉइंट्स को अच्छे से सुने और देखें और साथ में नोट करते भी चले जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। आगे के पॉइंट्स में कहेंगे कि आना के पुत्र बीसल देव विग्रह राज चतुर्थ के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई, जिसे परास्त कर बीसल देव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेखावले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बीसल देव के विक्रम संवत 1220 के लेख में पाया जाता है। ध्यान रखना है, ये सभी जो बात है वह शिवालिक स्तंभ है जो अशोक के हैं और इसमें बीसल देव के संवत विक्रम संवत 1220 के लेख से पाया जाता है। शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज का पहली चढ़ाई संवत 1247 के पहले भी गोरियों की सेना ने नगौल पर धावा किया था पर उससे हारकर लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हम्मीरदेव हुए थे जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की दंश परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई बार हराया था। सारांश यह कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। तो ये सभी चीज यहाँ पे लड़ाई को लेकर बताया गया है, अपने वीरता को लेकर बताया गया। तो आप सभी इसको अच्छे से देखें और साथ में नोट भी करते चले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थी की वह धूम नहीं रह गई थी। पंडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्ति पूर्ण अलाप करता या रण क्षेत्र में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था वही सम्मान पाता था। इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों के प्रति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल देख सकते हैं उस समय तो केवल यहां से
उस समय तो केवल वीरगाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीरगाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। आप ध्यान रखेंगे, वीरगाथा को हम लोग दो रूपों में पाते हैं, एक तो प्रबंध के रूप में और एक मुक्तक के रूप में। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीरगाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे जैसे यूरोप में वीरगाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी था। ध्यान रखेंगे, युद्ध का जो प्रसंग रहा है वह किस चीज में रहा है, एक तो युद्ध और दूसरा प्रेम के रूप में रहा है। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दल बदल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हरा कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में प्रधान रस वीर ही रहता था। ध्यान रखना है, प्रधान जो रस रहता था वह क्या रहता था, वीर ही रहता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था वहां भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। ध्यान रखना है, ये वीरगाथाएं दो रूपों में मिलती है, एक तो प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों यानी बेल्ट्स के रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह पृथ्वीराज रासो। ध्यान रखना है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है साहित्य प्रबंध के रूप में, वह है पृथ्वीराज रासो। ध्यान रखना है। वीर गति के रूप में हमें सबसे पुरानी जो पुस्तक मिलती है वह बीसल देव रासो में मिलती है। ध्यान रखना है, ये वीर गति के है, ये साहित्यिक प्रबंध के रूप में बीसल देव रासो है। यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है, जो रचना कई सौ वर्षों में लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है, जिसके गाने वाले प्राय समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको देखने हैं। यहाँ पर वीरकाल के उन प्रबंध ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियां मिलती है या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। एक ग्रंथ रासो कहलाते हैं, ये जो ग्रंथ है क्या कहलाते हैं, रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। तो आज बस इतना ही तक देखेंगे, फिर इसका अगला वीडियो खुमान रासो, ये सभी चीज़ को यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से खुमान रासो है, और उसके बाद का जो भी है उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें।